फिजिकल केमिस्ट्री में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, लास्ट क्लास में हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में कंप्लीट कर लिया था। तो वहाँ पे हमने उसके एनर्जी वैल्यूज, सिलेक्शन रूल, कितने एनर्जी, जो एनर्जी लेवल्स है उनके बीच का गैप क्या होगा, ये सारे कुछ पढ़ लिए थे। तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज द एक्चुअल केस। वो तो हमारा आइडियल केस था हार्मोनिक ऑसिलेटर, अभी हम पढ़ेंगे एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम डील करेंगे एक्चुअल केस को लेकर। मतलब जहां पर हम देखेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने क्या बोला था कि हमने एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया, उसको हम जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कंप्रेस कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। बट इन एक्चुअल केस क्या होता है, जब भी हम एक मॉलिक्यूल को जितना चाहे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक एक्सटेंट तक हम स्ट्रेच कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम उस बॉन्ड को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होगा, वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। देखो, तो इन एक्चुअली जो ग्राफ हमको मिला था, देख एसएचओ का ग्राफ कैसा था, ये था एसएचओ का ग्राफ का नेचर था। तो कोऑर्डिनेट्स में नहीं लिख रही हूँ, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये तो एनर्जी था और ये था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस था। ठीक है, अभी हम अगर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का कर्व का नेचर जस्ट हम ड्रॉ करते हैं, ये कैसे आता है वो तो हम डिराइव करेंगे। देखो, वो नेचर आएगा हमारा कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब चेंजेस अगर हम एक ही ग्राफ में दोनों को शो करें तो क्या चेंज आ रहा है, एक्चुअली में ये जो व्हाइट वाला मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो है हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का आएगा, ऐसा आता है हमारा एसएचओ के लिए। लेकिन हमारा जो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर है, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमको ऐसा ग्राफ का नेचर मिल रहा है। तो अभी ये क्यों मिल रहा है, अगर हम ये इसका एनर्जी का कैलकुलेशंस देखें, देखो पहले एनर्जी का कैलकुलेशन देख लेंगे तो ग्राफिकल नेचर हमको इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, लेट अस सी द एनर्जी फॉर्मूला। एनर्जी फॉर्मूला एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होता है, हार्मोनिक का जो है वही फॉर्मूला रहेगा, उसके साथ एक पार्ट एक्स्ट्रा आएगा, दैट इज बी प्लस हाफ। हार्मोनिक में क्या था, पहले हम एनर्जी को जूल में लिखते हैं, जो कि हम रेगुलरली रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर भी किए थे, हार्मोनिक्स ऑसिलेटर में भी किया था। उसके बाद हम एनहार्मोनिक में ही ऐसे ही करेंगे, दैट इज पहले हम जूल में वैल्यू देख लेंगे, उसके बाद उसको हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज V प्लस हाफ एच न्यू। न्यू को हम नहीं लिख रहे थे, हम लिख रहे थे ओमेगा माइनस V प्लस हाफ एच ओमेगा, सॉरी V प्लस हाफ होल स्क्वायर एच ओमेगा इंटू एक्स ई। ओके, तो ये एक्स ई क्या है, एक्स ई होता है हमारा, एक्स ई इज इक्वल्स टू एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। जिसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा और वेरी स्मॉल वैल्यू होगा। ठीक है, तो अभी ये जो फॉर्मूला हमने लिख लिया, उसी चीज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ये फॉर्मूला हमारा है जूल में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा जूल में। अभी इसी चीज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में, दैट इज हम वेव नंबर के टर्म में पढ़ेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, जो हमको जूल में मिला है उसको हम एच और सी से डिवाइड कर देंगे, दैट इज दिस विल बी वी प्लस हाफ। ओके, तो एक ही बार में कर देते हैं, दैट इज एच ओमेगा डिवाइडेड बाई एच सी होगा। देखो एच ओमेगा था, उसको डिवाइड करेंगे हम एच सी से, तो एच और एच कैंसिल आउट हो जाएगा, रहेगा हमारा ओमेगा डिवाइडेड बाई सी, जो कि हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि ओमेगा डिवाइडेड बाई सी का मतलब होता है ओमेगा ई बार, दैट इज वेव नंबर का जो यूनिट होता है, ओमेगा ई बार माइनस वी प्लस हाफ होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ओमेगा ई बार इंटू एक्स ई। तो फिर ये फॉर्मूला हमको किस में मिल रहा है, ये फॉर्मूला हमको मिला है सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं, यहाँ पर फिर से एक बार लिख लेते हैं, दैट इज वी प्लस हाफ विल ओमेगा ई बार माइनस वी प्लस हाफ होल स्क्वायर
ओमेगा ई बार एक्स सी। ओके डन। देखो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही हम ग्राफ का नेचर हमको देखना है, तो ग्राफ का नेचर देखने के लिए दैट इज हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लेवल्स के ईच एंड एवरी वन का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसी वैल्यूज को पुट करके ग्राफिकल नेचर हम इंटरप्रेट करेंगे। देखो तो फिर हमको क्या करना होगा, v यहाँ पर क्या है, v है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर विच विल बी इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 ऐसे सो ऑन होगा। ठीक है, तो फिर अगर हम यहाँ पे वही सेम वैल्यू को पुट करते हैं तो पहला वैल्यू हमको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 0 फॉर v इज इक्वल्स टू 0। देखो एप्सिलॉन 0 विच विल बी हाफ ओमेगा ई बार। देखो v इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, दैट इज 0 प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस 0 प्लस हाफ होल स्क्वायर विच विल बी ओमेगा ई बार इंटू एक्सी। ये वैल्यू हमको मिलेगा माइनस 1/4 ओमेगा ई बार एक्सी। अभी v इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, ओमेगा 1 विच विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ ओमेगा ई बार। सिंपल कैलकुलेशन है, हम v के वैल्यूज पुट कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट थोड़ा लेंदी हो रहा है जो प्रोसेस है। 1 प्लस हाफ ओमेगा ई बार एक्सी, तो फिर ये हो जाएगा 3/2 ओमेगा ई बार माइनस 9/4 होगा ओमेगा ई बार एक्सी। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा v इज इक्वल्स टू 2 के लिए, जो कि होगा एप्सिलॉन 2 का वैल्यू, दैट विल बी 2 प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस, मतलब देखो इनिशियल जो वैल्यूज है वो हमारा जो हमको हार्मोनिक ऑसिलेटर में मिल रहे थे वही वैल्यूज है, लेकिन उससे कुछ एक वैल्यू है जो कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब एनर्जी गैप के बारे में हमको कुछ पता चलेगा यहाँ से, वो कि हम 2-3 वैल्यूज अगर देख लेते हैं उससे हम ग्राफ को इंटरप्रेट कर पाएंगे। दिस विल बी माइनस 25/4 ओमेगा ई बार एक्सी, एंड लास्ट वैल्यू लेते हैं फॉर v इज इक्वल्स टू 3, दिस विल बी ओमेगा 3 विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस हाफ 3 प्लस हाफ होल स्क्वायर ओमेगा ई बार एक्सी। दिस विल बी 7/2 ओमेगा ई बार माइनस 49/4 ओमेगा ई बार एक्सी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो कि वैल्यूज है, इसमें जो एक पोर्शन है वो जो माइनस हो रहा है, जो वैल्यू निकल जा रहा है वो वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। पहले तो 1/4, उसके बाद जितना रिड्यूस होगा दैट इज 9/4, उसके बाद 25/4, उसके बाद 49/4। इससे क्या होता है, जो एनर्जी लेवल्स है हमने क्या देखा था हार्मोनिक ऑसिलेटर के, थोड़ा अगर हम कंपेयर करके पढ़ते हैं तो हमको ईजी रहेगा समझने में। दैट इज हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने देखा था जो कि एनर्जी लेवल्स है उनके बीच का गैप सेम था। वैल्यू कितना था फॉर SHO, वैल्यू वॉज ओमेगा ई बार, इतना वैल्यू था। अगर हम ऐसे लिखे तो वैल्यू था एच न्यू करके। ठीक है, एच न्यू हमारा जो वैल्यू था, हाँ ठीक है। तो अभी देखो ये जो हमको वैल्यू मिला है, इस वैल्यू से हमको दिख रहा था कि जितने सारे एनर्जी लेवल्स है उनके बीच का गैप क्या था, सेम था। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जो गैप्स है यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज, तो ये सारे वैल्यूज हमको SHO का सेम वैल्यू है। यहाँ से कुछ पोर्शन है जो कि माइनस हो रहा है। जितना पोर्शन माइनस हो रहा है, माइनस होने का अमाउंट इंक्रीज करता जा रहा है। इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, जितना ही हमारा एनर्जी इंक्रीज करेगा, एनर्जी का वैल्यू देखो ऑफ कोर्स ये तो सही होगा ना, दैट इज E2 का वैल्यू ऑलवेज E1 से ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब जितना हम हायर एनर्जी में जाएंगे उतना हमारे दोनों लेवल्स का जो गैप है वो डिक्रीज करता रहेगा। इससे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये कर सकते हैं
और क्या बोला था, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मतलब एक एक्सटेंट तक हम स्ट्रेच कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा हम स्ट्रेच कर दे तो वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब उससे ज्यादा एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे हमको कोई भी ऑसिलेशन एक्चुअली नहीं मिलेगा। एक जो मॉलिक्यूल है उसका कोई वाइब्रेशन ही नहीं होगा। मतलब अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता तभी तो हमको उसका वाइब्रेशन मिलता, अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसका बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, तो वो कैसे वाइब्रेट करेगा। दैट इज वाई ये जो ग्राफ है, ग्राफ का नेचर हमको ऐसे मिलता है। मतलब ये एक पॉइंट हमको मिलेगा, दिस पॉइंट। देखो यहाँ पर अगर एनर्जी वैल्यूज हम लिखे, ये हो जाएगा हमारा फॉर v इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगा फॉर v इज इक्वल्स टू 1, वैल्यूज क्या हो रहा है v इज इक्वल्स टू 2, जितना ऊपर तक हम जाएंगे v इज इक्वल टू 3। मतलब ऐसे ही अगर जाते रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सारे लेवल्स है ये एकदम बहुत ही पास हो जाएंगे। मतलब देख कर लगेगा कंटिन्यूअस टाइप का एनर्जी हमको मिल जाएगा। ये कितना है, ये है हमारा कोऑर्डिनेट है एनर्जी, और ये हो गया हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये एक पॉइंट हमको मिलेगा। यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल, मतलब हमने जो थोड़ा अगर ये सारे हम कैंसिल आउट कर ले, देखो यहाँ पे हमने अगर जो HCl मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया था, क्लोरीन को अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं और हम बॉन्ड को इतने दूर तक स्ट्रेच करते हैं, मतलब हाइड्रोजन को यहाँ पर लेके आते हैं, तो इस सर्टेन पॉइंट पर बॉन्ड क्या होगा, H और Cl के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, इट स्टार्ट्स टू ब्रेक। ठीक है, अभी अगर उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज यहाँ पर अगर Cl को रखते थे और यहाँ पर अगर हम देखें, देखो यहाँ पे ग्राफ का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसका मतलब जो बॉन्ड है इससे अगर थोड़ा ज्यादा एनर्जी इसको दे देते हैं तो ये बॉन्ड एक्चुअली यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बॉन्ड ब्रेक हो गया है, इसीलिए ये ग्राफ ऐसा बेंड हो गया है। दैट इज यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये हमारा ग्राफ का एक डेप्थ प्रोवाइड कर रहा है। मतलब दिस पॉइंट तक अगर हम ग्राफ को इतना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल, उससे अगर थोड़ा ज्यादा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, बट उससे थोड़ा ज्यादा अगर हम स्ट्रेच करते हैं, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा मॉलिक्यूल का एनर्जी अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एनहार्मोनिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मिल रहा है। इस टाइप ऑफ कर्व को हम बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल कर्व। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर हमको ऐसा लगे कि ये तो एनर्जी है, यहाँ से हम ये जो ग्राफ है इस ग्राफ से हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं। दैट इज ये जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, which is equals to energy required to break the bond। मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो होगा हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो फिर इस ग्राफ से हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम DO से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, DO बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो हमको देखकर ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से लेकर इतने दूर तक ये जो हमने ग्राफ जो एक लाइन ड्रॉ किया है ये हमारा DO होगा, लेकिन ये एक्चुअली नहीं है। देखो एक जो मॉलिक्यूल है, लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था, कौन सा कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो था हमारा जीरो पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ये जो मोर्स पोटेंशियल कर्व है, ये मोर्स पोटेंशियल कर्व का डेप्थ रिप्रेजेंट करता है। दिस represents dp, that is depth of Morse
पोटेंशियल कर्व। ओके, तो और यहाँ पे हमने क्या बोला था, ये जो v इज इक्वल्स टू 0 में जितना भी एनर्जी होगा, मतलब v इज इक्वल टू 0 में जितना एनर्जी है वही हमारा 0 पॉइंट एनर्जी है। द एनर्जी एट v इज इक्वल टू 0 लेवल इज कॉल्ड द 0 पॉइंट एनर्जी। तो ये जितना एनर्जी होगा उतना तो मॉलिक्यूल ऑलवेज कंसिस्ट करके रखेगा, तो उतना मतलब हम जितना भी एनर्जी घटा दे बट वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट तो थोड़ा सा भी करेगा, टू सम एक्सटेंट तो वो करेगा ही। तो इसका मतलब उतना एनर्जी, वो जितना भी हम एनर्जी घटा दे उसमें वो रहेगा ही, मॉलिक्यूल में उतना एनर्जी रहेगा वाइब्रेट करने के लिए। तो फिर हम ये बोल सकते हैं, दैट इज इस लाइन को अगर हम ड्रॉ कर ले, 0 पॉइंट एनर्जी का जितना वैल्यू था वो मॉलिक्यूल ऑलरेडी कंसिस्ट करके बैठा था। उसके बाद ये जो एरो हमने दिया है ग्रीन कलर का, उतना अगर एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं तभी वो बॉन्ड ब्रेक करेगा। इसका मतलब ये जो है ये है डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, मतलब बॉन्ड अगर हमको कर्व का डेप्थ रहेगा, कर्व का डेप्थ से अगर हम 0 पॉइंट एनर्जी को माइनस कर देते हैं, दैट इज DO which is equals to DP, depth of Morse potential curve माइनस 0 पॉइंट एनर्जी अगर करेंगे तो फिर हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिल जाएगा। होपफुली एक कंसेप्ट अपने समझ लिया। दैट इज देखो 0 पॉइंट एनर्जी मॉलिक्यूल कंसिस्ट करके अपने पास रख देता है, वो उसके पास इनहेरेंट रह जाएगा। तो कर्व से हम एक्चुअली जो निकाल सकते हैं वो है डेप्थ। तो अगर डेप्थ हमको मिल जाएगा तो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालने के लिए, बॉन्ड के पास तो टोटल डेप्थ का एनर्जी नहीं है, टोटल डेप्थ का जितना है वहां से हमको 0 पॉइंट एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मॉलिक्यूल के पास था। उससे ज्यादा एक्स्ट्रा जितना एनर्जी देने से वो बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसी को ही हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दैट इज वाई ये हमारा हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। प्लस हमने ये भी देख लिया फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, one is energy levels are not equispaced। ओके, जो सारे एनर्जी लेवल्स है उनके बीच का तो जितना डिफरेंस है वो तो सेम नहीं है। और क्या देखना है, देख लिया हमने, दैट इज जितना विथ इंक्रीज इन एनर्जी the gap between levels decreases। ओके, तो ये सारी चीजें हमने एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज था जो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम ओवरटोन्स, फंडामेंटल रीजन, जो फंडामेंटल जो ट्रांजिशन है, बेसिकली जो ट्रांजिशंस है दैट इज और सिलेक्शन रूल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमने क्या देखा इस क्लास का, अगर थोड़ा समराइज में कर दूं, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जगह था। देखो इस सारे वैल्यूज पहले हमने कैलकुलेट कर लिए। वैल्यूज करने से पहले हमने देख लिया कि हमारा ये हो गया हमारा एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हमने देखा एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्विस्पेस्ड, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में हमने ये देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।